नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 28 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस फोर्सेज ने एक वीडियो रिलीज करते हुए कैसे दावा किया है कि उन्होंने इजरायली आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और साथ ही इस समय इजराइल ने जमीन को सीज करने का क्या नया फरमान जारी किया है, क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत के अंदर 3 आतंकवादी घुस चुके हैं, कहां से घुसे हैं और ये कहां से आए हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर RDX मिला है, छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 200 किलो। कैसे मिला, किसकी गलती से मिला, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस वीडियो में मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही इससे पहले कि अब खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि आप इजराइल के पक्ष में खड़े हैं या फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, कमेंट करके जरूर बता दें। आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और उससे पहले कि अब खबरें बताऊं, आप लोगों से मैंने कहा था कि थोड़ा सा सेटअप में चेंज करूंगा। वो पीछे से क्रोमा काट के वो तमाम विजुअल्स दिखाना, वो मुझे नहीं लगता कि आपसे जिस हिसाब से मैं बात करना चाहता हूं, जिस हिसाब से मैं आपको खबरें बताना चाहता हूं, जिस गहराई में आपको ले जाना चाहता हूं, वो चकाचौंध उस गहराई में आपको नहीं भेज पाएगी। अब थोड़ी देर तक खबरें सुनेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि वो विजुअल्स मूवीज़ के लिए और बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट चैनलों के लिए अच्छा है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। हम आपसे बात करते हैं। तो ये सेटअप कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं एक एक करके आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही कि इजराइल की आर्मी को रेजिस्टेंस फोर्सेज ने बुरी तरीके से मारा है। कैसे, तो आपके सामने आर्टिकल है कि दबे पांव आ रहे थे इजरायली सैनिक। हुआ क्या कि ये मामला कुछ दिन पहले का है, लेकिन वीडियो अब जाके रिलीज हुआ है और ये वीडियो रेजिस्टेंस फोर्सेज ने रिलीज किया और इसमें दावा किया गया कि इजराइल के सैनिक, कहीं से उनके पास ये इनपुट आता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्सेज के लोग मौजूद हैं। अच्छा, जैसे इनको इनपुट मिला ये फौरन कूद पड़े कि चलो भाई मार के आते हैं, नेतन्याहू साहब खुश हो जाएंगे। इनको नहीं पता था कि रेजिस्टेंस फोर्सेज ने वहां पे एक एम्बुश लगाया था। इनको जानबूझ के ये दिखाया गया कि यहाँ पे हमास के लोग मौजूद हैं, और जैसे ही इजराइल के सैनिक वहाँ पे जाते हैं, अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट कोई एक दो नहीं, सीरियल ब्लास्ट होता है। और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इसमें कम से कम 5 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, 5। इसके बावजूद 24 के करीब ऐसे थे जो घायल हुए हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। तो एम्बुश लगा के बाकायदा इजरायली आर्मी के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्सेज ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार इजराइल के खिलाफ तेल अवीव में चाहे जितने प्रोटेस्ट हो रहे हों, लेकिन गजा में जो हाल है, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इजराइल कुछ नहीं कर रहा। इजराइल की जो सरकार है, नेतन्याहू की जो सरकार है, वो ना झुक रही है ना टूट रही है, लगातार बस अपने मन का काम कर रही है। कैसे, आपको कुछ आंकड़े देता हूं। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि गजा के अंदर भुखमरी से आज टोटल जो तादाद है मरने वालों की, सिर्फ भुखमरी से 317 के पार जा चुकी है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसमें से 121 के करीब बच्चे मारे गए। 317 ऐसे हैं जो भुखमरी से मारे गए, उसमें 121 जो हैं वो बच्चे मारे गए। और बच्चों की तादाद हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चों के बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बच्चों को प्रोटीन और पोषण की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उनको 4 बार 5 बार खाना खिलाया जाता है छोटे छोटे पैमाने पे। तो यहाँ जब बच्चों को 1 महीने तक खाना नहीं मिला तो इनकी मौत हुई। और इसी को लेके जो वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बेसिकली WHO का ही एक विंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही विंग है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और इनका दावा है, बाकायदा इनके जो चीफ है उन्होंने कह दिया है कि जितनी मात्रा में खाना पहुंच रहा है उसको अगर इजराइल पहुंचने भी देता है तो भी अब गजा के लोगों की भुखमरी दूर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गजा के लोगों की भुखमरी दूर करना। अच्छा, इसके बाद फिर एक बड़ा ऐलान हुआ आज इजराइल की आर्मी द्वारा। बाकायदा कहा गया कि आज एक जगह है जिसका नाम है कलकिलिया, वेस्ट बैंक के आसपास की एक जगह है। इस जगह को सीज करने का ऐलान कर दिया इजराइल की आर्मी ने। इससे पहले कभी भी किसी जगह को सीज करने के बारे में आपने नहीं सुना होगा। हर जगह आपने ये सुना होगा कि पैसे सीज कर लिए, गाड़ियां सीज कर ली, जमीन पे कब्जा करने के बारे में सरकार द्वारा आपने कोई फरमान अपने देश में नहीं सुना होगा। लेकिन आज आप इजराइल में सुन लीजिए, वहां पे जमीन को सीज करने का ऐलान कर दिया गया और यह कहा गया कि जमीन को सीज कर लिया जाए। अच्छा, इतने से भी जब इनका मन नहीं भरा तो आज इजराइल की आर्मी ने वेस्ट बैंक के एक स्कूल में रेड किया। अल जजीरा की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, वेस्ट बैंक के एक स्कूल में रेड किया, वहां पे बच्चों के सामने टीचरों को पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन की हिस्ट्री पढ़ा रहे थे
और ये बात इजराइल की सरकार को पसंद नहीं कि कोई फिलिस्तीन की हिस्ट्री जाने कि कैसे फिलिस्तीन के जो लोग थे सकुशल शांति से रह रहे थे, अरबों का शासन था, लेकिन अचानक से अंग्रेजों ने वहाँ पे कुछ लोगों को बसा दिया। बसाने के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ आज हम खुद देख रहे हैं। तो ये हिस्ट्री वो टीचर पढ़ा रहा था। इसी के जस्ट बाद वेस्ट बैंक के अंदर रेड की जाती है। रेड करने के बाद उस टीचर को गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ उसे स्कूल में पहले बदसलूकी की जाती है। उसके बाद अब उसके साथ क्या कुछ होगा वो आप बखूबी जानते हैं। इधर लगातार तेल अवीव के अंदर प्रोटेस्ट जारी है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि हम इसी साल 2025 के लास्ट तक एनी हाउ सीज फायर करवा के रहेंगे। तो अब देखना होगा कि ट्रंप कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से नेतन्याहू अपने रिजिडनेस पे अड़ा हुआ है बहुत कम चांसेस हैं कि सीज फायर हो जाए। खैर, अब आपको ट्रंप की भी कुछ हाल खबर दे देता हूं। ट्रंप ने आज बड़ा ऐलान किया और खासकर ट्रंप के जो शीर्ष सलाहकार हैं जिनका नाम है हैसेट ने बड़े साफ अंदाज में कहा कि अगर भारत ने नरम रुख नहीं अपनाया तो हम और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। 50% टैरिफ लगाने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि हम और ज्यादा लगा देंगे। अब नरम रुख का मतलब क्या है? नरम रुख का मतलब बड़ा साफ है कि मोदी के पास 3 से 4 बार ट्रंप की तरफ से फोन आता है बातचीत करने के लिए कि काम करो, तुम झुक जाओ और तुम रशिया से तेल लेना बंद कर दो, और जब तुम तेल लेना बंद कर दोगे तो फिर हमारा फायदा हो जाएगा। फायदा कैसे? कि हमें नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि रशिया फिर थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, यूक्रेन के साथ लड़ाई नहीं होगी और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब क्या हुआ कि इधर भारत ने फोन उठाने से इनकार कर दिया और कहा कि यार बातचीत नहीं होगी, तुमसे बातचीत करके हमने अपना मयार बड़ा गिरा लिया और तुम एक बदतमीज किस्म के इंसान हो, तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, इसी के बाद ये भाई साहब भड़क गए। इन्होंने कहा कि हम भारत पे और ज्यादा टैरिफ और ज्यादा ट्रैफिक लगाएंगे, सेंसेंस लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, ये तमाम चीजें हैसेट जब बोल रहे थे, इसी दौरान आज यूक्रेन की राजधानी कीव पे बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि 3 लोग मारे गए हैं, 27 लोग घायल हैं। तो एक तरह से पहले भारत की तरफ से कमजोर करने की कोशिश की गई, भारत नहीं माना, फिर बातचीत करने की कोशिश की गई, भारत नहीं सुना। अब एक और मीटिंग होनी थी जिसका नाम था WTA। ये दोनों देश ट्रेड को लेके बात करते, दोनों देश भारत और अमेरिका ट्रेड को लेके बात करते, लेकिन ये भी कैंसिल हो गई। यानी भारत और अमेरिका के बीच जो ताल्लुकात हैं बड़े तल्ख हो गए हैं। रशिया इधर चढ़ के मार रहा, यूक्रेन लगातार अमेरिका को भला बुरा कह रहा और ये बात ट्रंप को हजम नहीं हो रही। इधर एक और आपको ट्रंप का नया कांड बताता हूं। इधर रशिया मार ही रहा था, इधर ट्रंप भाई साहब नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए दौड़ रहे थे। अब नोबेल पीस प्राइज का मतलब यह है कि एक आदमी जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित करे, लेकिन इधर अमेरिका की जो आर्मी है, अमेरिका की जो नेवी फोर्स है, ये वेनेजुएला की तरफ बढ़ रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि वेनेजुएला की तरफ क्यों बढ़ रही है। आज इसके बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूँ। वेनेजुएला की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका के पास जितना ऑयल रिजर्व है, आप गूगल कीजिएगा इस बात को, अमेरिका के पास जितना ऑयल रिजर्व है उससे कहीं ज्यादा गुना वेनेजुएला के पास है और शायद उतना ऑयल रिजर्व पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। बहरहाल वेनेजुएला के पास दिक्कत बस इतनी है कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वहां से तेल निकालने को लेके, और यही चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। यही चीज अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। अमेरिका चाह रहा कि वेनेजुएला पे हमारा कब्जा हो जाए और कब्जा करने के बाद वेनेजुएला से तेल हम निकालें, पूरी दुनिया में तेल हम बेचें, और इसी को लेके अपनी नेवी को भेजा था। और आज वेनेजुएला ने पलटवार करते हुए अपनी नेवी को समुद्र में उतार दिया और वेनेजुएला से रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि लाखों लाख वहां के लोग ऐसे हैं जो कह रहे कि हमको आर्मी में ले लो, अमेरिका की गुलामी हम नहीं कर पाएंगे, अमेरिका के घुटनों पे हम नहीं जी पाएंगे, अमेरिका के टुकड़ों पे नहीं पल पाएंगे। तो वेनेजुएला ने भी साफ कह दिया कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। आज इनकी हालत ऐसी कि साथ के जितने लोग हैं, चाहे पाकिस्तान इनके साथ का हो, चाहे यूक्रेन इनके साथ का हो, चाहे इजराइल इनके साथ का हो, इनके आगे कोई भी झुकने को तैयार नहीं। आज फिर इजराइल ने भयानक तरीके से स्ट्राइक की। इन्होंने कहा कि हमने हमास के दर्जनों आतंकवादियों को मारने का काम किया, लेकिन अब हमास को मारा, लोकल फिलिस्तीनियों को मारा, ये डिफेंड कौन करेगा, कौन प्रूफ करेगा? तो ये लगातार रोज हमला भी कर रहे हैं, इसके बावजूद जो फिलिस्तीनी झुकने को तैयार नहीं। इधर वेनेजुएला में अमेरिका कूदा, वेनेजुएला ने भी अपनी आर्मी उतार दी और हो सकता है वेनेजुएला के सपोर्ट में कई सारे लोग और आ जाएं। इधर यूक्रेन में आज रशिया ने फिर बड़ा हमला किया, कीव में किया, जो यूक्रेन की राजधानी है, और इस राजधानी पे 3 लोग मारे गए, 24 लोग घायल हैं। तो अमेरिका बुरी तरह फजीयत हो ही रहा। अब आपको कुछ अपने अंदर की खबर बता देता हूँ, ये खबरें भी आप जानते रहे। भारत के अंदर बिहार में आज हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट क्यों है? चूंकि बिहार के अंदर 3 आतंकवादी
जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादी घुस चुके हैं, और घुसे कैसे हैं? नेपाल के रास्ते से। ध्यान दीजिएगा, नेपाल के रास्ते से आतंकवादी घुसे हैं। इनमें से एक का जो नाम है वो हसनैन अली है। हसनैन अली रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरा नाम जो है वो आदिल हुसैन है, ये उमरकोट का रहने वाला है। तीसरा जो नाम है वो है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है। और बाकायदा हमारे न्यूज चैनलों पे धूम धड़ाम के साथ ये खबर चल रही है कि 3 आतंकवादी हैं जो घुस गए हैं, बड़ी दहशतगर्दी की फिराक में हैं, नेपाल के रास्ते से घुसे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर इन तीनों आतंकवादियों को आना था तो ये पहले कहीं और गए होंगे, वहां से फिर ये नेपाल गए, नेपाल के रास्ते भारत आ गए और भारत में बिहार पहुंच गए। तो भाई भारत की जो बीएसएफ वो क्या कर रही है? इससे पहले भी सीमा हैदर फर्जी पासपोर्ट फर्जी वीजा पे भारत आके यहीं पे रह गई। आज उसके पति के साथ एक बच्चा भी है। बहुत सारे लोग सीमा को यहाँ की नागरिकता दिलवाने के लिए परेशान है, और आज 3 आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश के अंदर आ जाते हैं। हमारे 56 इंच के मोदी जी कहते हैं, जिनका सीना 56 इंच का है, वो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कहाँ है सुरक्षित हाथों में? अगर बीएसएफ सही से काम कर रही है आपके कहे अनुसार, तो 3 आतंकवादी बिहार तक कैसे पहुंचे? बिहार के पास इंटेलिजेंस यूनिट बता देती है कि यहाँ पे 3 आतंकवादी, उनकी तलाश भी जारी है। अच्छा, एक चीज तो ये, आप उत्तर प्रदेश की ये खबर जानिए। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर निकल के सामने आ रही है, और गोदी मीडिया में बहुत कम इसके बारे में आपको जिक्र देखने को मिलेगा। बहुत कम ये जिक्र आप देखेंगे कि गोदी मीडिया कहीं इसके बारे में बोले, चूंकि इसके बारे में अगर गोदी मीडिया बोलेगी, पापा नाराज हो जाएंगे तो फंडिंग रुक जाएगी। हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के बागपत में एक थाना लगता है खेकड़ा थाना, और यहीं पे एक प्राइवेट बस चल रही थी। प्राइवेट बस आराम से जा रही थी, उसमें कोई सवार नहीं था, 4-6 लोग मौजूद थे। इसी बीच पुलिस की गाड़ी वहां पे आती है। आने के बाद उस बस को रोकती है। पुलिस के पास कुछ इनपुट था कि इस बस में कुछ गलत चीज है, पुलिस वालों को इसके बारे में पड़ताल करनी थी। जैसे ही पुलिस उस गाड़ी को रोकती है, वहां के लोग भागने लगते हैं, उनको जैसे तैसे करके पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद जब उस बस की तलाशी ली गई है आज बागपत में, उस बस के अंदर 200 किलोग्राम आरडीएक्स निकला है। तो आज बिहार जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, वहां पे 3 आतंकवादी, जिनका नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन, मोहम्मद उस्मान, ये 3 मिले। साथ ही उत्तर प्रदेश के बागपत में तमाम बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 200 किलोग्राम आरडीएक्स आ गया है। और इसके बारे में कोई भी गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछेगा हमारे देश की सरकार से कि चलो पुलवामा में कैसे आया, वो तो मत बताओ, नहीं बताना चाहते हो, छोड़ दो। ये कैसे आ गया? ये 200 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आ गया? खुदा ना खास्ता अगर गलती से आरडीएक्स फट जाता तो जहां फटता कितने लोग मारे जाते? 200 किलो यानी 2 क्विंटल आरडीएक्स। एक बम की आप कैपेसिटी देखिए, जो हैंड ग्रेनेड होता है इतना बड़ा होता है, कितना एक्सप्लोजिव उतना बड़ा होता है। अगर वो ब्लास्ट होता है तो 5-6 लोग मारे जाते हैं। 200 किलो वो ब्लास्ट होता तो कितने लोग मारे जाते? ये किसकी साजिश थी? इसके बारे में जनता को सवाल पूछना चाहिए अपने देश की सरकार से कि हम जानना चाहते हैं कि किसकी साजिश थी, किसने प्लान बना के इतना सब कुछ किया, और जो प्लान बनाया उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। खैर, अब आपको कुछ गजा की खबरें दे देता हूं। गजा में लगातार इजराइल के हमले तेज हैं। सीज फायर को लेके अब कोई आसार ना ही इस साइड से ना ही उस साइड से दिखा रहा है। अब दोनों ही एक दूसरे को बस भला बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। इधर ईरान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात भी कठिन होते चले जा रहे हैं, तो ईरान उधर बिजी है। साथ ही खाने की ऐसी कमी है कि लगातार लोग भूख से मारे जा रहे हैं, कभी 4 कभी 5। कुछ ऐसे हैं जो 1 आध रोटी पा रहे हैं तो 1 हफ्ते और जी जा रहे हैं, फिर 1 आध रोटी पा जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 14% खाना इस समय गजा के अंदर पहुंच रहा है, वो भी इजराइल अपनी पूरी जुगाड़ में है कि कैसे भी करके उसको रोका जाए। इजराइल लगातार जमीन को सीज कर रहा, इजराइल लगातार हॉस्पिटल पर रेड कर रहा, इजराइल लगातार जो स्कूल है वहां रेड कर रहा, चूंकि इनका एकमात्र एजेंडा है कि एनी हाउ इजराइल इतना परेशान कर दे गजा और फिलिस्तीन के लोगों को। आप सोचिए, मैटर पहले गजा का था, धीरे धीरे चेंज होते ये मैटर पहुंच गया कहां? वेस्ट बैंक तक। वेस्ट बैंक से ये मामला और बढ़ता चला जा रहा, और आप देखिए आने वाले टाइम में पूरा का पूरा जो फिलिस्तीनी हिस्सा है वो इजराइल की जद में आ जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हो गई। पहले गजा तक बात थी, अब वेस्ट बैंक, उसके बाद जबलिया, उसके बाद हेरोन, उसके बाद जेरूशलम, कुछ नहीं बचेगा, आप यकीन मानिए। खैर, लगातार प्रयास जारी है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग दुआ कीजिए कि गजा में सब कुछ सही हो जाए। और ये सेटअप आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको बताइएगा। हालांकि जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर इसी पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा कि यार क्या वो
तड़म भड़म दिखाना, चकाचौंध दिखाना। आपसे बात करता हूँ, आपको सही खबरें बताता हूँ, सबूत आपके सामने रहे, बस उतना सा चीज़ सही है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।